नक्शा है भारत का राजनीतिक नक्शा है, जिसमें हमें कहीं किसी देश की प्रदेश की किसी सीमा में कौन प्रदेश कहाँ है, किस अक्षांश पर, किस देशांतर पर है, ये देखने के लिए ये पहली बात तो यूपीएससी के लिए सबसे अच्छा दिल्ली माना जाता है। और ख़ासकर इलाहाबाद, अब वो ग्राउंड नहीं रहा। अब इलाहाबाद में पीसीएस है, पहले था लेकिन अब 2-1% भी शायद नहीं होते हैं। मैं जो उत्तर प्रदेश पीसीएस एक बार मेंस लिख चुका हूँ, तो इस नाते मुझे उत्तर प्रदेश के काफ़ी ज़िले और उसकी सारा साक्षरता, क्षेत्रफल और लिंगानुपात सब कुछ इसमें एक समरी ग्रुप में सारी जानकारी हमको प्राप्त होती है। भाई कुछ कोचिंग बहुत महंगी है, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे लड़के, जिससे नाम आप लोग संस्कृति दृष्टि है, ध्येय है, सब 1 लाख प्लस वाले हैं। लेकिन ये 36,000 34,000 में दीक्षांत में अच्छी टीम है। मैं गुरूर नहीं, मैं जीएस का पीटी देता हूँ, पूछिए मेरे मित्र हैं सब लोग। मैं बिना मैंने एकदम चाहे कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस 50 प्लस करके आता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट लाइफ। अभी मैं गोपालपुर में हूँ, जो कि मुखर्जी नगर से काफ़ी नज़दीक है। यहाँ यूपीएससी एसएससी की तमाम प्रकार के जो एस्पिरेंट होते हैं यहाँ रूम को रेंट में लेकर रहते हैं। यहाँ मुखर्जी नगर से काफ़ी सस्ता एरिया माना जाता है। यहाँ आपको 2,000 से 3,000 से लेकर रूम यहाँ काफ़ी आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं इतने रुपये से। तो इस वीडियो में हम किसी स्टूडेंट से बात करेंगे, जैसे कि यहाँ कितना रेंट लगता है और ऐसी तमाम प्रकार की बातें हैं कि क्या स्टडी चलती है, कैसे मैनेज करते हैं अपनी स्टडी की। तो चलिए चलते हैं। हेलो गाइज, मैं कपिन जलांक द्विवेदी अयोध्या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं मुखर्जी नगर गोपालपुर में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। आइए आपको दिखाता हूँ कि मेरा स्टडी रूम और मेरे बुक और सारे रूम क्या है, आपको दिखाते आइए। ये मेरा लैपटॉप है, जहाँ पर सारे नोट्स, मैं जो ही मुझे ऑनलाइन क्लास से कुछ भी करना हो तो मैं इसे लैपटॉप से अपना सारा नोट्स बनाता हूँ और इसे मैं ऑनलाइन क्लास करता हूँ। और ये मेरे कुछ नोट्स रहे हैं जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ, और ये बुक है कुछ। और ये देखिए नक्शा है भारत का राजनीतिक नक्शा है, जिसमें हमें कहीं किसी देश की प्रदेश की किसी सीमा में कौन प्रदेश कहाँ है, किस अक्षांश पर, किस देशांतर पर है, ये देखने के लिए। और ये जो है भारत का भौगोलिक नक्शा मैप है। इसमें भी देखना भारत में कहाँ पर कौन सा पहाड़ है, कौन सा दर्रे हैं, कौन सी नदियाँ कहाँ पर बहती हैं, सिंधु का क्षेत्र क्या है, गंगा दोआब का क्षेत्र क्या है, ये सब देखा जाता है। और जब मैं संसार पढ़ता हूँ, संसार के राजनीतिक नक्शा, तो उसमें देखता हूँ कौन सा देश एशिया यूरोप कहाँ जुड़ता है, यूरेशिया कहाँ जाता है, सारे महाद्वीपों को, साथ में जो इसके जो है महासागर हैं, कहाँ पर प्रशांत है, कहाँ पर अटलांटिक है, कहाँ पर क्या नाम नीचे हिंद है, इसको देखता हूँ। इसके बाद मैं जो उत्तर प्रदेश पीसीएस एक बार मेंस लिख चुका हूँ, तो इस नाते मुझे उत्तर प्रदेश के काफ़ी ज़िले और उसकी सारा साक्षरता, क्षेत्रफल और लिंगानुपात सब कुछ इसमें एक समरी ग्रुप में सारी जानकारी हमको प्राप्त होती है। इस नाते इसको भी लगाता हूँ, क्योंकि ये पीसीएस देना होता है, इसको बार बार देखना पड़ता है। और ये मेरा बिस्तर है, एक छोटा सा रूम है जहाँ पर मैं सोता हूँ, और मेरे कुछ बुक यहाँ पर हैं, बाकी मैं यहाँ खाना बनाता हूँ। सबसे पहले भैया अपना नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम कपिन जलांक द्विवेदी है। मैं फिलासफी गोल्ड मेडलिस्ट लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए 2012 में पास आउट हूँ, और मैं अयोध्या जनपद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैं 2019 में दिल्ली आया यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। तो जैसे कि आपने बताया कि 2012 में आपको गोल्ड मेडल मिला, तो इतना गैप भैया क्यों हो गया? उसके बाद आप 2019 में यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने के लिए आए। बीच में आपको क्या लगा कि नहीं मुझे यूपीएससी करना है या नहीं करना है, ऐसा क्या था? दरअसल ऐसा था कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के एनडीए छात्रावास में रहता था। वहाँ राजनीति के नाते में गया था। मेरा परिवार बैकग्राउंड जो राजनीतिक है, मेरे मामा लड़के सांसद, कई लोग मेरे घर में विधायक हैं। तो मैं चुनाव वाला जिला पंचायत का, और शायद मैं चुनाव हार गया, फिर थोड़ी संलिप्तताएँ व्यवहार और समाज सेवा में लगा। लेकिन फिर लगा सब बकवास है, न सुकून है न शांति है। अगर सुकून, शांति और थोड़ी सी मन स्थिति अगर अच्छी हो तो यूपीएससी ऑल द बेस्ट। जितने भी एग्जामिनेशन है, तो फिर मेरा भाई छोटा रूस से एमबीबीएस कर रहा है, वो भी उसी साल निकला। और मेरे पिताजी प्रोफेसर हैं, मेरी माता भी, तो उन लोग का प्रेशर भी रहा। फिर मेरा खुद हार्दिक इच्छा थी कि मैं पढ़ूँ। बीच में थोड़ी सी गुमराह हो गए थे, ऐसी परिस्थितियाँ थी। इस नाते से मैं 7 साल बाद फिर पुनः इस क्षेत्र में लौटा। लेकिन तन मन धन से मैं 19 में इलाहाबाद गया। 7 महीने ध्येय कोचिंग मैंने किए थे मात्र, जिसमें पॉलिटी वगैरह मैं नहीं पढ़ा। फिर मुझे लगा कि कोचिंग उतना जो है कारगर नहीं हम लोगों के लिए। फिर मैं दिल्ली आया। यहाँ ऑप्शनल मैंने संस्कृत के भी सर के यहाँ किया पतंजलि में। फिर उसके बाद यहाँ तैयारी करता रहा। पिछली बार 2020 में मेरा यूपीपीसीएस हुआ था। पहली बार मैं फॉर्म डाला था कोई अपना। और दूसरा जब यूपीएससी मैंने पहली बार दिया था, तो मेरे जीएस में 54 क्वेश्चन सही थे, लेकिन सीसेट मेरा 24 क्वेश्चन था। इस नाते मेरा सिलेक्शन रुक गया था।
तो जैसे कि बात करें भैया, आपने बताया कि आप इलाहाबाद से दिल्ली की ओर मूव करें, तो ऐसे क्या एडवांटेज थे आपको लगा कि इलाहाबाद में रह के मुझे इस रिसोर्स से मुझे नहीं मिल पा रहा है, मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे दिल्ली जाना चाहिए, ऐसी क्या प्रॉब्लम आपको देखी? देखिए, पहली बात तो यूपीएससी के लिए सबसे अच्छा दिल्ली माना जाता है, और ख़ासकर इलाहाबाद। अब वो ग्राउंड नहीं रहा, अब इलाहाबाद में पीसीएस है, पहले था, लेकिन अब 2-1% भी शायद नहीं होते हैं। और दूसरी बात, इतना मैटर, इतना सब कुछ वहाँ अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात, संस्कृत साहित्य का कोई वहाँ पर क्लास नहीं था। मेन मोटो मेरा था संस्कृत साहित्य का ऑप्शनल, तो वहाँ पर कोई संस्कृत साहित्य पढ़ाने वाला था ही नहीं, तो इस नाते में दिल्ली आना पड़ा। तो आपने अपना ऑप्शनल संस्कृत साहित्य रखा? जी हाँ। तो शायद ही मैंने ऐसे सुना होगा, मैंने इतने सारे लोगों के इंटरव्यू की संस्कृत साहित्य, तो क्या सोच के आपने संस्कृत साहित्य लिया कि मुझे अब मेरी जर्नी में इतनी हेल्प करेगा? दरअसल संस्कृत मेरा ग्रेजुएशन में था, और मेरे पिताजी, मेरा परिवार एक साहित्यिक, मेरे ब्लड में ही साहित्य है, तो मेरे संस्कृत, उर्दू, हिंदी तीनों ठीक है। तो मैं संस्कृत जो है इस नाते लिया कि एक मार्किंग विषय है, छोटा सिलेबस है, और दूसरे सबसे क्लियर करवाता बता दूं कि कोई भी यूपीएससी में हिंदी मीडियम विद्यार्थी अगर सिलेक्शन लेना चाहता है, तो अगर आप सब साहित्य कोई भी रखे, उर्दू रखे, हिंदी रखे, संस्कृत रखे, अंग्रेजी रखे, अरबी रखे, फारसी रखे, उसको बेनिफिट उसको मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसमें लोग कम होंगे, भाषाई दिक्कत नहीं होती है, आप लिखेंगे संस्कृत में ही लिखेंगे, उर्दू में ही लिखेंगे, तो आप सबके सामान है। दूसरी बात, सिलेबस कम होता है। तीसरी बात, साहित्य का टीचर उदार होता है। ये हम लोग शुरू से देखे, इस नाते नंबर चाहे हिंदी से कोई इसमें सिलेक्शन रेट देखिए, संस्कृत का, अरबी का, जितने साहित्य हैं सबका सिलेक्शन रेट देखिए, इतिहास भूगोल का देखिए, 3-3 हज़ार लड़कों में शायद 10, 20, 30, 40, 50 हो रहे हैं। साहित्य वालों को 11% जा रहा। अभी मैं अरबी का देखा था तो उसके 100% रिजल्ट गया, 2 लड़के के लिए दोनों हो गए। तो कई मोटिवेशनल है, फिर मेरा रुचि है संस्कृत में, साहित्य में। तो भैया जैसे कि आपने बताया कि मेरा सी सेट नहीं हो पाता, तो मैंने देखा कि हिंदी मीडियम वालों को सी सेट में ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है कि उसको सी सेट की वजह से बहुत सारे लोगों का पीटी रुकता है? देखिए, पहली बात तो हिंदी मीडियम वालों का 70% बैकग्राउंड होता नहीं है साइंस का, मैथ बैकग्राउंड होता नहीं है। दूसरी बात, जो ITN वगैरह, मेडिकल वगैरह जाते हैं लोग, साइंस के खेले होते हैं, और वो लोग रीजनिंग, मैथ में काफ़ी मेहनत नहीं करना पड़ता। हिंदी मीडियम विद्यार्थी 2 साल 3 साल रात दिन रश्मिकांत पढ़ेगा, स्पेक्ट्रम पढ़ेगा, NCERT पढ़ेगा, या दृष्टि या किसी अन्य विषय का, या शंकर IAS का पर्यावरण परिस्थिति पढ़ेगा। सब कुछ पढ़ने के बाद वो उस पर समय कम देता है, बहुत हल्के में लेता है और कॉन्फिडेंस में जीता है। और जब पेपर नज़दीक आता है तो 10-20 दिन मेहनत करता है। वही गलती मेरे साथ हुई, और कॉन्फिडेंस ने ही मुझे ले डूबा। ये बात तो आपने बहुत सही की है ना, हिंदी मीडियम वाले सी सेट को बहुत हल्के में ले लेते हैं, और मोस्ट ऑफ सी सेट की वजह से हिंदी वाला स्टूडेंट पीछे रह जाता है। अभी की स्थिति है कि मैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि मुझे लगता है ऐसा ध्यातव्य है कि लगभग 540 लोग ही हिंदी मीडियम में PT क्वालिफाई किए थे, और सिलेक्शन कोई आधिकारिक जानकारी नहीं, शायद 40 के आसपास हैं। तो अब पहले क्या होता था, 55% अगर इंग्लिश मीडियम PT पास करता था, 45% हिंदी मीडियम करता था, तो हिंदी मीडियम में फाइनल रिजल्ट 10 से 15% आता था। अब हम ही जब यहाँ जाके जो है 15% PT पास कर रहे हैं, तो वही 2-2.5% हर साल रिजल्ट आता है। तो भैया बात करें आपके टाइम टेबल की, तो आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं? देखिए, पहली बार तो मैं टाइम टेबल नहीं फॉलो कर पाता, मैं थोड़ी सी, मेरी दिनचर्या उतनी खूबसूरत अच्छी नहीं है, लेकिन बस मेरा एक सबसे बड़ा सिद्धांत है कि मुझे 8 घंटे मिनिमम पढ़ना है तो पढ़ना। फिर वो मैं चाहे सुबह उठूँ पूरा करूँ, चाहे शाम को, चाहे रात में। मैं तो अभी 2-4 दिन लगातार 8 बजे सुबह तक पढ़ता रहा, फिर दिन में सोता रहा, फिर आज 3:30 बजे उठ गया। तो भाई मेरे बस की बात नहीं। हाँ, लेकिन इतना है कि संयमता अगर है, संयमी है व्यक्ति, तो वो जो है क्या नाम है, नियम से पढ़ेगा तो फ़ायदा उसको मिलेगा। जी, तो भैया बात करें जैसे कि कभी कभी पढ़ते पढ़ते क्या होता है, आप तो काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट हैं, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हो नहीं रहा हमारा सिलेक्शन, आपने दिया, आपका मेंस है, आपने लिखा, UPPCS का नहीं हुआ, तो अपने आप को आप मोटिवेट कैसे रखते हो? देखिए, ये तो मैंने मानव स्वभाव है कि मोटिवेशन और डिमोटिवेशन है तो आदमी चलता रहता है। लेकिन व्यक्ति जब पढ़ता है तो उससे, जब जिस दिन हम लोग, एकदम हकीकत बता रहा हूँ, जिस दिन हमारी 8 घंटे पढ़ाई होती है, उस दिन इतना खुश लगता है दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ आज हमने किया है। और जिस दिन मेरी पढ़ाई नहीं होती है, उस दिन लगता है यार अब यूपीएससी नहीं होगा, लेकिन 10 दिन पढ़े तो मोटिवेशन आ जाता है। और जो विद्यार्थी पढ़ेगा, मैं कहता हूँ 8 घंटा बहुत ज़्यादा है, अगर महीने में 25 दिन 6 घंटा कोई विद्यार्थी पढ़ ले, अटूट उसमें जो है आत्मविश्वास होगा, अटूट आत्मविश्वास होगा। और डिमोटिवेट वही बंदा होगा जो पढ़ता नहीं है, केवल बेवकूफ़ अपने आप बनाता है, मित्रों के यहाँ जाता है। और सही बता दूँ, कभी भी मेरा बड़ा अनुभव है, मैं बचपन से बाहर पढ़ा हूँ, बंगलोर मैंने तैयारी की, क्लैट की, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय रहा, मैं बहुत अनुभव है। हालांकि मैं 8 साल बीच तैयारी नहीं की, लेकिन मान चले कि अगर हम जिस दिन ना पढ़े हो तो सोचे नहीं मित्र के यहाँ जाए, उस मित्र के यहाँ जाए, तो संतोष नहीं मिलता है। सब लोग ऊपर ही सतह ही रहे, जी भैया बहुत योग्य, भैया योग हो तो नहीं रहा ना, सही बात है। लेकिन जिस दिन पढ़े होते हैं, अगर आपको कहीं बात करना मोटिवेट के लिए, कॉन्फिडेंस है,
अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो माँ बाप से बात कर लीजिए, उनसे बड़ा आपको मोटिवेशनल स्पीच कोई नहीं दे पाएगा। उनसे आप बात करोगे, इतनी आशाएं उनकी हैं कि भैया अब की ना हो, अब की ये मैंने इतने की खुद रिचार्ज हो जाएंगे आप। जैसे कि आप दिल्ली से इलाहाबाद से दिल्ली सॉरी मूव किए हो, तो आपको यहाँ दिल्ली में आके किन किन चीज़ों का दिक्कत का सामना करना पड़ा? जैसे कि आप आए होंगे तो रूम से लेकर बहुत तमाम नहीं, रूम के लिए दिल्ली में बड़ी मारामारी था। पिछले विगत जो कोरोना महामारी था, इस वजह से थोड़ा रूम दिल्ली में अब हल्का कम हुए हैं, खाली ज़्यादा रूम है। पिछली बार मैं दलाल के थ्रू रूम लिया था, तब उसमें रूम की कीमत, इस रूम की कीमत 3100 रुपये प्लस बिजली बिल था। फिर 25 हुआ और लॉकडाउन में जब कमरे खाली होने लगे, फिर जो है क्या नाम 2000 हो गया प्लस बिजली बिल इस समय है। और गोपालपुर के लगभग यही रेट गोपालपुर की है जी। और मशक्क़त है कि आप दिल्ली में अकेले आया तो कोई जाने वाला नहीं था, तो फिर संघर्ष तो करना पड़ा, नोट्स ये वो कोचिंग लेना। तो भैया बात करें, अभी आप पीटी देने वाले हैं, अभी जो हाल में होने वाला है, तो उसके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं? स्ट्रैटेजी मेरा यह है कि क्या नाम है, मैं इसमें 13 तारीख या 28 तारीख तक मैं ऑप्शनल एथिक्स और निबंध इस मेंस पर काम करूंगा। और 28 तारीख के बाद जो मेरा अपना टारगेट है, 1 तारीख से मैं सीसेट रोज़ 4-5 घंटे जीएस और करंट अफेयर मिला के 1 से लेकर 90-95 दिन दूंगा। और आदर्श समय है, ये आदर्श समय है। अगर आप फ्रेशर नहीं, अगर आप 2-1 साल पढ़ें ढंग से, तो 70-80 दिन सफिशियंट है। तो बात करें जैसे कि करंट अफेयर की भैया, तो आप कोई न्यूज़पेपर फॉलो करते हो, किसी मंथली मैगजीन फॉलो करते हो? मैं जो है न्यूज़पेपर थोड़ा हल्का फुल्का देखता हूँ। बाकी मैं विजन IAS का मंथली मैगजीन पढ़ता हूँ, योजना कुरुक्षेत्र पढ़ता हूँ। और इसके बाद एक आता है क्या नाम इनसाइट पे, रोज़ मेंस उसका आता है वेबसाइट पर, तो उसको रोज़ मैं 5-6 क्वेश्चन जो भी होता है, तो मेंस के भी 2-3 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, वो भेज देता हूँ, तो उसका हमें आंसर मिल जाता है। और पीटी के भी 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो जो लगता है मुझे आपका आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस होता है? हाँ, दोनों मेंस, मैं ज़्यादा मेंस ही फोकस करता हूँ अभी तक। मुझे बात करें भैया जैसे कि रिवीजन तो मोस्ट पार्ट होता है यूपीएससी का, क्योंकि आप 6 महीने पढ़े, रिवीजन नहीं किया तो पिछला भूल जाएंगे, तो आप रिवीजन भी कैसे करते हैं? रिवीजन ये होता है कि जैसे मैं लक्ष्मीकांत लगभग मुझे लगता है 15 से 20 बार जरूर पढ़ाऊंगा। बुक आपको दिखाऊंगा, इतने पेन कलर चले होंगे 15-20 बार। और कमांड है जीएस में, मैं गुरूर नहीं, मैं जीएस का पीटी देता हूँ, पूछिए मेरे मित्र हैं सब लोग। मैं बिना मैंने एकदम चाहे कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस 50 प्लस करके आता हूँ, सही काट के, बहुत लोड नहीं लेता हूँ, क्योंकि जीएस मैंने खूब पढ़ा, मन से पढ़ा है। अब सीसेट गलती होगी, अब की तो बार मेरा सीसेट 1 नंबर से 2 नंबर शुरू का होगा अब की बार। ये तो बड़ी दुखद बात है भैया। हाँ, लेकिन क्या करेंगे, बस भैया हमारे से बहुत लड़के जैसे कि जो नए स्टूडेंट हैं, अभी नए दिल्ली आना चाहते हैं, यूपीएससी की फील्ड में आना चाहते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं मैसेज दूंगा कि पहली बार वो 6 से 12 तक NCERT, इतिहास का, भूगोल का, पॉलिटी का, ठीक, और जहाँ तक हो सके इकोनॉमी, और उसका एक 12वीं बुक आती है पर्यावरण विज्ञान की, उसमें पर्यावरण है, उसको मिनिमम 4 से 10 बार पढ़ें, और पीछे जो उसका आंसर है उसको लगाएं, पीटी वाले मेंस वाले दोनों आंसर। उसके बाद वो ये सब करने में मैक्सिमम 3 से 4 महीने, 5 महीना मान लेते हैं। उसके बाद जब बेस तैयार होगा, और यूपीएससी लगभग हर साल 5 से 7 क्वेश्चन हूबहू NCERT की फैक्ट उठा देता है, वही क्वेश्चन उठा रख देता है जी। तो उससे उनको कंसेप्ट क्लियर होगा, फैक्ट कुछ उनके मिलेंगे, बेस तैयार होगा, फिर कहीं कोचिंग करें। और इसमें ठीक ठाक कोचिंग, दीक्षांत सुनता हूँ कि सस्ती अच्छी कोचिंग टीम अच्छी है भाई, कुछ कोचिंग बहुत महंगी है, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे लड़के, जिससे नाम आप लोग संस्कृति दृष्टि है, ध्येय है, सब 1 लाख प्लस वाले हैं। लेकिन ये 36,000 34,000 में दीक्षांत अच्छी टीम है।